बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादी मैं यशाओ इला सिरातिल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेशवानी मीडिया और मैं हूं सैयद आलम ज़ेब मेशवानी। नाजरीन, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ईरान जंग के ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। उसके बाद अमेरिका और ट्रंप इन ट्रबल, उसके बारे में बताएंगे। ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के बारे में बताएंगे। आलमी दुनिया तकसीम हो चुकी है, उसके बारे में बताएंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया है, उसकी वजूहत क्या है, उसके बारे में अपडेट्स देंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जो आवाम के साथ खेल रही है, उसके बारे में भी ज़रूर अपडेट्स देंगे आपको। और उसके बाद जो नई अपडेट्स होंगी उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, सीधे चलते हैं ईरान जंग के अपडेट्स के बारे में। नाज़रीन, आपने मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को जब ईरान से रेजिलेंस मिली है, वो ना तो आलमी दुनिया को अंदाजा था, ना डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा था कि ईरान इतना ज़्यादा रेजिलेंस शो करेगा। और उसकी उम्मीदों के ऊपर ईरान ने पानी फेर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप इतने ट्रबल में है कि अब उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। और फिर अंदरूनी खाना अमेरिका में भी अवाम और इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के इन इकदामात के ऊपर सख्त नाला है। अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रही है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका को तनहा कर चुका है। नेटो फोर्सेस, वेस्टर्न कंट्रीज और जो उसके अलाइंस थे, वो सब उसको छोड़ चुके हैं। कोई भी उसका साथ इस मसले में नहीं दे रहा। हालांकि जंग शुरू करने से पहले जब डायलॉग शुरू थे कतर में, तो ईरान बिल्कुल अकेला था। शायद अंदरूनी खाना रूस या चाइना उसको सपोर्ट कर रहे थे, या कुछ छोटे मोटे मुल्क, हमास या ओमान, इस तरह की कुछ कंट्रीज थी जिनका नरम गोशा था उनके साथ। लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कि ईरान बिल्कुल अकेला था। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी खेली, जंग भी लड़ी, अपना नुकसान भी किया, अपने मौक़िफ़ पे भी कायम रहे। और बहुत जल्द ये पोजीशन बनी कि अमेरिका तनहा होता गया और ट्रंप प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो इन ट्रबल हो गए। अब उस ट्रबल की ये वजूहत है कि एक तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, माशी नुकसान हुआ, अखलाकी नुकसान हुआ, जंगी एतबार से भी नुकसान हुआ। वो जो सुपर पावर और बहुत ताकतवर का एक लेबल लगा हुआ था, तो वो भी यहाँ हो चुका है। और फिर अदारों के अंदर ट्रंप को अभी वहम है, गुमान है कि मेरे खिलाफ बगावत हो सकती है। तो इस चक्कर में रात के 9 बजे इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीटिंग्स करके ट्रंप कोई 15 मोस्ट सीनियर जनरल्स और अटॉर्नी जनरल वगैरह को फारग कर चुके हैं। बाकी अब बात करेंगे जंग के बारे में। तो नाजरीन, ईरान ने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है मिसाइल का, और उसने दुनिया को भी और अमेरिका, इसराइल को भी हैरान कर दिया कि हम ये समझते थे कि ईरान के पास मिसाइल्स, ड्रोन्स का जखीरा खत्म होगा। ये तो नए नए मिसाइल्स और नए नए ड्रोन्स मैदान में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और ये तो फ्रेश होता जा रहा है। और आज इन हमलों के बायस ईरान ने एक तो यूएई में स्टील और एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो थी, उसमें भी वो तबाह कर दिया, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका और दीगर मुल्कों की थी। फिर जहाँ पे इनका बिजनेस हब था, जिसमें ओरेकल, गूगल्स, एआई, इस तरह के सॉफ्टवेयर और उनकी एफिशिएंसी का बिजनेस चल रहा था, उसको भी अटैक किया। और सबसे बड़ी बात कि ईरान ने यूएसए का F-35 तैयारा भी ट्रैकिंग करके मार गिराया है। ईरान के अपने नुकसान बहुत हो रहे हैं। 2000 से ऊपर शहादतें चली गई हैं।
ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट टारगेट करके तबाह किया जा रहा है, उनके पुलों को भी उड़ाया जा रहा है। उसके रद्द अमल में ईरान ने पूरी लिस्ट जारी की है उसके पड़ोस के ममालिक में, अरब इमारात, USA, कतर, और जहाँ जहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जहाँ अमेरिका के मफादात हैं, उनकी पूरी लिस्ट जारी की। और आपने पूरे 32-33 दिनों के जंग के दौरान रिकॉर्ड चेक किया होगा, ईरान ने जो बात की है वो काम करके दिखाया। ईरान ने जो अनाउंसमेंट की है उसके ऊपर पूरा अमल किया। तीसरी बात ईरान की यह है कि ईरान ने हद्दुल वसा कोशिश की है कि दिफाही और माशी और सपोर्टिव ऐसी जगहों को उसने टारगेट किया, और ख़ासकर जहाँ जहाँ अमेरिकन इसराइल के बेस हैं उनको टारगेट किया, सिविल आबादी को बचा के रखा है। इस दौरान अपना हरमस पे भी ईरान ने अपना मौक़िफ़ खुल के सामने बता दिया है। अब तो ईरान ने वहाँ पे जैसे सड़कों के ऊपर टोल प्लाजे लगते हैं, इस तरह का सिस्टम डेवलप कर दिया है, और जो भी वहाँ से बहरी जहाज़ गुजरते हैं, तेल लेकर जाते हैं, तो उनकी मंशा के मुताबिक उनको टोल टैक्स वसूल करके तो उनको गुजरने दिया जाता है। और अब तो उन्होंने एक ऑफ़र दी है ओमान को कि दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं ताकि यहाँ से जो भी टोल की वसूली हो और कलेक्शन हो वो सारी हम आपस में बाहिमी इश्तराक के साथ एक दूसरे के साथ तय करके तो उस पर अमल किया करेंगे। हुकूमत ने अपनी आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिए। पेट्रोल 458 और डीजल इस वक्त 520 पे। नाज़रीन, ये वो कीमत है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक तेल की कीमतें इस लेवल तक नहीं पहुंची। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया के तमाम ममालिक क्राइसिस में थे और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती गईं, और उस वक्त 128 तक फी बैरल $128 तक भी कीमतें गईं। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी बतौर वज़ीर आज़म, मामूली सी रेजिंग करके, असेंडिंग करके, डिसेंडिंग करके तो कीमत वेरी कर दी जा रही थी। लेकिन उस वक्त डीजल राउंड अबाउट 150 और पेट्रोल 148 पे मिलता रहा। और बाकमाल लीडरशिप के तहत इमरान खान ने प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा। आज जिन मुल्कों में जंग लग रही है या जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उन ममालिक में तेल, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ। आज मैं पूरी लिस्ट चेक कर रहा था, वो ममालिक की जिन ममालिक में तेल पैदा नहीं हो रहा, वो ममालिक जिनको समुद्री रस्तों से तरसील में रुकावट है या वो जंग की वजह से ट्रबल में है, उन ममालिक में भी 6% 7% कीमतें बढ़ सकती हैं या बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसको फ्री ऑयल भी मिलने के चांसेस हैं, जिसके जहाज एक मोहब्बत के तहत, एक एतमाद के तहत ईरान बगैर टैक्स के और बगैर किसी रुकावट के गुजरने देता था। वो तेल भी आता रहा है, वो शिप्स भी आते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में और बाकी जो मसनूआत है उसकी कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया। अब ये बेतहाशा इजाफा ये क्यों करते हैं और इसके पीछे बेसिक लॉजिक्स क्या है वो भी आपको बताते हैं। और फिर इसमें एसेट आउट्स हैं जो मीडिया के ऊपर आकर लोगों को एतमाद देते हैं कि ये जो हुकूमत है या वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ है, इसने बहुत ही आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए तो इतनी ही कीमतें बढ़ाई हैं। जंग की वजह से ये कीमतें इससे दुगनी भी बढ़ सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान में जंग हो रहा है, वहां कुछ भी नहीं बढ़ रहा। इसराइल अमेरिका जंग लड़ रहे हैं, उनकी कीमतें नहीं बढ़ रही। ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी रसद में मसाइल है, उनकी कीमतें नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान तो मीडिएटर का किरदार अदा करता है, इसको तो इससे फायदे उठाने चाहिए थे।
बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमत तो हमें कम करनी चाहिए थी। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में इंटरनेशनल जो मार्केट है, आलमी मंडी है, उसमें $128 फी बैरल तक कीमत गई, लेकिन वहां पाकिस्तान में 150 रुपए, 147 रुपए के डीजल पेट्रोल मिलते रहे। अब तो कीमतें उस लेवल तक भी नहीं पहुंची हैं, लेकिन उससे 300% कीमतें ऊपर जा रही हैं। और वो जो टाउट्स या हुकूमत के सपोर्टर लोग हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो टीवी पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और इनको दिफा करते हैं कि जो इक़दाम इन्होंने उठाया ये बिल्कुल मुनासिब है। तो उनको खुदा खौफी करनी चाहिए, गरीब आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। गरीब आवाम को तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे गिरा दिया है। अब औलाद आवाम की यह हालत है कि वो अपनी औलाद की फिक्र करें, रियासत की फिक्र करें, पेट की फिक्र करें, किस चीज की फिक्र करें। अब ट्रांसपोर्टर, आवाम, ये सभी लोग आपस में लड़ते रहेंगे। फिर हुकूमत की पॉलिसीज देखें। इस्लामाबाद में तो आपने मेट्रो का 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किराया फ्री कर दिया, तो ये बाकी मुल्क के आवाम क्या करेंगे? फिर हुकूमत के अंदर लोगों की, आवाम में मिट्टी और मिर्चियां डालने के लिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी हमने पेट्रोल और जो बिजली के यूनिट्स हैं, ये अदारों में जो अफसर और ये बाकी लोग हैं, वो आधे से भी कम कर दिए। हम एक छोटी सी मिसाल दें तो लेट से इस्लामाबाद में सीडीए है। सीडीए को जब 50% कट डाउन का ऑर्डर हुआ, तो ऊपर चेयरमैन और उसके जितने भी सीनियर अफसर हैं, उन्होंने अपना तो कुछ भी कट डाउन नहीं किया, लेकिन ग्रेड 16 है और नीचे जितने भी लोग थे, लेट से एक बंदा ग्रेड 7 में है, ग्रेड 9 में है, तो उसको महीने के 30 लीटर पेट्रोल मिलता था, तो उसको कट करके तो 15 कर दिया। ये इन्होंने एफिशिएंसी कर दी। अब इसके बाद आवाम को क्या रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं। तो नाजरीन, ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत सिर्फ आवाम की आंखों में मिट्टी धुल रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रही। और इन्होंने इसी बहाने लोगों से नोच नोच के, लोगों का खून पी के, नचोड़ के और इनके एसेट्स को ख़त्म करके, इनकी क़ुव्वत को ख़त्म करके अपनी अयाशियाँ और अपनी खुशहालियाँ पर जारी रखनी है। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ कि पेट्रोल की क्राइसिस बढ़ाने की असल वजह क्या थी। किसी रियासत की मईशत का दारो मदार उसके टैक्सेस पर होता है। जैसे हमारा FBR है, वो टैक्स कलेक्शन करता है, तो पाकिस्तान भी इसी पे डिपेंड करता है मैक्सिमम। लेकिन टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चल रही हो, बिजनेस चल रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उरूज पर हो, आप लोगों की क़ुव्वत खरीद बहुत तेज हो, मार्केटों में रेल पे लगी हुई हो, तो उससे फिर जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होता है। अब इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है कि ना सरमायाकारी हो रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, लोगों की क़ुव्वत खरीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, हर बंदा गुजारा करता है। एलीट क्लासेस जो है वो टैक्स देते कोई नहीं है। इस वजह से जो FBR है वो 610 अरब के खसारे में जा रहा है। अब ये हुकूमत पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगी? ये पैसे, ये जो मईशत है, इसको कैसे स्ट्रांग करेगी? इनके पास आखिरी ऑप्शन है वो यही बनता है कि ये आवाम को नोचे और आवाम के खून से, आवाम के गोश्त से, आवाम के बदन से, आवाम के घर से, आवाम की जेब से ढाका मार के तो अपना खजाना भरे, अपनी अयाशियाँ पूरी रखें, अपने इक़्तिदार को तूल दें। आवाम भूखी मरती है, आवाम पत्थर खाती है, आवाम जो भी मुसीबतें झेलती है वो झेलती रहे। तो किसी मुल्क में जो मईशत ना हो, कोई इनकम ना हो और टैक्स रेवेन्यू हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ज़रिए फंड, टैक्स ये जनरेट होता है और रेज होता है। सबसे पहला, हुकूमत उस चीज़ पर टैक्स लगाती है, उस चीज़ को महंगा करती है कि जिसके बगैर आवाम का गुजारा नहीं है, जो आवाम ने हर हाल में उसको इस्तेमाल करना है। वो सबसे पहले है कि पेट्रोल, डीजल, अशाए खुर्द नोश, ये आवाम हर सूरत में इस्तेमाल करती है,
क्योंकि आवाम के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आवाम इसका इस्तेमाल कम करे तो उनके कलेक्शन में, रेवेन्यू में फिर भी कमी तो जरूर आएगी। लेकिन इनको चूंकि आवाम के साथ हमदर्दी नहीं है तो उसका अल्टरनेट कोई अगला ऑप्शन पे चले जाएंगे। दूसरा रेवेन्यू जनरेट करने का जो तरीका है वो कर्जे लेना, ताकि रेवेन्यू मेंटेन रहे, मुल्क दिवाले होने से बचे, इनकी अयाशी चलते रहे। इस वक्त इस हुकूमत ने कर्जों की तारीख में बेपनाह इजाफा किया है। पाकिस्तान के 73 साल 74 साल तारीख में इस हुकूमत के दौर इक़्तिदार से पहले तक इतना कर्जा नहीं लिया गया कि जितना इस हुकूमत ने कर्जा वसूल किया है। अपने मकामी बैंक्स वगैरह लोकल जो कर्जाजात हैं वो तो बे इंतहा इजाफे के साथ लिए हुए, वो फिर IMF और दीगर जो ममालिक है उनसे जो उन्होंने कर्जे लिए हुए, उन सबको जब मिलाए तो वो 73 साल की तारीख से ज्यादा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। और इनका जो तीसरा ऑप्शन है टैक्स कलेक्शन का, जो गरीब आवाम, सरकारी मुलाजमीन, पिसे हुए तबके, इनकी तनख्वाहों से ज्यादा टैक्स लगा के कलेक्शन करना, जो जिनका रिकॉर्ड, जिनकी ट्रांजैक्शन इनके कंट्रोल में होती है उस पे टैक्स लगा के उससे कलेक्शन करना, ये तीन इनके पास ऑप्शन है। नाजरीन, जब इनको अगला ऑप्शन मिलेगा तो आपकी गैस के बिल्स, यूटिलिटी जितने भी बिल्स हैं, बिजली के बिल्स, फिर LNG CNG, इन चीज़ों को कीमतें दोगुनी करेंगे, उस पर टैक्स रिन्यू करेंगे। हत्ता कि ये उस वक्त तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि जब तक आवाम सड़कों पे ना निकले या आवाम की बस ना हो जाए। और ये आप आवाम को ऐसे नोचते रहेंगे और ऐसे खाते रहेंगे, ऐसे पीते रहेंगे और अपने इक़्तिदार को तूल देते रहेंगे और अपनी अयाशियाँ जारी व सारी रखेंगे। और फिर साथ फ्रेंडली अपोजिशन का इस्तेमाल करके आवाम का टेम्परेचर डाउन करेंगे। जैसे अभी रिकॉर्ड पे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात आस्ते आस्ते वार्म अप हो रही है। ये सिर्फ आवाम का टेम्परेचर डाउन करने और हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए एहतजाज के नाम पे 1 दिन 2 दिन शोर शराबा करेंगे और वो भी खामोश हो जाएंगे और आवाम पिसती रहेगी। तो चलते हैं नाजरीन अगले सेगमेंट की तरफ। करते हैं कि हुकूमत के इस जालिमाना महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है। नाजरीन, मैं बड़ी वजाहत के साथ, निहायत ईमानदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हमदर्दी रियासत और अवाम के साथ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त MNS MPS पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप यकीन कीजिएगा, आप इनके किरदार पे ज़रा नज़रसानी कीजिएगा कि इन्होंने आज तक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान के लिए तहरीक या अवाम के लिए कितनी संजीदगी के साथ मज़ाहमत की है। तो ये लोग MNA पार्लियामेंटेरियंस MPA बने हुए हैं, इक़्तिदार है इनका KPK में। तो ये सबसे पहले जुनैद अकबर ने रात को X पे ट्विटर किया कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम प्रेस क्लब के बाद एहतजाज किया जाएगा। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको दिखा रहे हैं। अवाम ने सख्त मज़ामत दी कि भाई हम आपको वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, आप नाटक भी हमारे पास ही करते हैं, KPK में आप एहतजाज करते हैं। ये सिर्फ हुकूमत को ना मुतमईन रखने के लिए कि भाई हम शोर शराबा करते रहेंगे, हमारे जो मराहत हैं वफाक में, पार्लियामेंट में, हुकूमत में, वो बस हमें खोल के दे दीजिए तरीका। हम इमरान खान के नाम पे वोट लेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाते फिरेंगे और अपने मफादात पूरे पूरे लेंगे और शोर शराबा KPK में किया करेंगे। तो आवाम ने रद्द अमल दिया कि आपने शोर शराबा करना है, एहतजाज करना है तो वो वहाँ चलिएगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस इलाके में जाए, एहतजाज वहाँ करें, आप हमारे पास एहतजाज क्यों करते हैं। तो अब वो भी इमरान खान को अंदर रख के उसके नाम पे वोट लेके अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये अवाम ऐसी पिटती रहेगी और ये KPK में भी ना डेवलपमेंट करेंगे, ना फंड यूटिलाइज करेंगे, ना गरीब आवाम को कोई बड़ा रिलीफ देंगे। ऐसे ही रमज़ान पैकेज के नाम पे लोगों को रिलीफ का ऐलान करके तो वही मगरमच्छ खाते रहेंगे और ये अवाम ऐसे ही पिसती रहेगी। नाजरीन, वीडियो लंबी हो गई है, मेरे पास बहुत अच्छी अपडेट्स और भी थी,
लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आइंदा आपकी राय के मुताबिक बेहतर